Hello everyone. Today we are going to discuss code forces round 903 div 3 problems A to G. तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पर। तो एक स्ट्रिंग दे रखी है x लेंथ n की और एक स्ट्रिंग दे रखी है s लेंथ m की। और दोनों में सिर्फ लोअर केस लेटर लेटिन लेटर्स दिए, मतलब ए बी सी डी स्मॉल लेटर। तो एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स बना सकते हैं। लाइक अगर एक्स ए बी है तो ए बी ए दो बार कर सकते हैं। अगले ऑपरेशन में जैसे ए बी ए, जैसे ये वाली स्ट्रिंग है, इसको दो बार और कर सकते हैं, तो ऐसे सा बन जाएगा। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस so that s will appear in x as substring and a substring is of a string is defined as a contiguous segment of it। तो सबस्ट्रिंग जैसे पता ही है क्या होता है। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन निकालना है। तो अगर आप वैल्यू देखोगे एन और एम की बहुत ज़्यादा छोटी है। तो हम इसमें सिंपली ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग दे रखी है एन लेंथ की एस, और एक और स्ट्रिंग दे रखी है एम लेंथ की। तो देखो, बात यह है कि एक बार मतलब हम एक्स को बार बार बनाते जाएंगे, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कब रुकना है। लाइक ऐसा थोड़ी कि हम इनफाइनाइट साइज तक जाते रहेंगे। चलो मान लो एक्स का कुछ साइज है एन विच इज ग्रेटर देन एम, एन इज ग्रेटर देन एम, ठीक है। तो एक्स कुछ होगा, और मान लो एस है, और अभी तक एक्स के एक्स एक्स की कोई सबस्ट्रिंग एस के बराबर नहीं है। मतलब एस एक्स के अंदर नहीं आता है, तो अभी तक हमें आंसर नहीं मिला। ठीक है, बट जो साइज है ना वो एम एम से ज्यादा है। चलो हम एक्स इक्वल टू एक्स एक्स प्लस एक्स कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो कि ये सबस्ट्रिंग एस इसमें भी नहीं होती है, लाइक एक्स में भी नहीं है और एक्स प्लस एक्स में भी नहीं है। अगर साइज एन साइज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन, मतलब एन की जगह अगर हम एक्स डॉट साइज लिखें तो वो बेटर रहेगा। तो अगर ऐसा है कि इसके बाद भी अगर ये सब स्ट्रिंग इसके अंदर नहीं आती है, तो ये कभी आने नहीं वाली है। हमें वो वाला केस भी देखना ना कि कभी कभी आए ना, तो उसके लिए -1 प्रिंट करना था। तो वो कैसे पता चलेगा? हम ना बार बार वाइल क्या करेंगे, वाइल एन इज लेस देन इक्वल टू एम एक्स। पहले हम ये चेक करेंगे इफ एक्स डॉट फाइंड एस। बेसिकली ये क्या करता है, ये सबस्ट्रिंग को फाइंड करने का ट्राई करता है, और अगर नहीं मिलती है तो -1 रिटर्न करता है। तो इज इक्वल टू -1 इज नॉट, बेसिकली इज नॉट इक्वल टू -1 करें, तो उस केस में हमें आंसर मिल गया यहाँ पर। तो हम आंसर को भी आइटरेट करेंगे, आंसर इक्वल टू 0 इनिशियली। तो यहाँ पर नहीं मिला तो हम ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक, सिंपली ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और अगर मिल जाता है तो इसका मतलब अभी हमें एक्स को और आगे चलाना पड़ेगा, और आंसर प्लस प्लस कर देंगे एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब जब ऐसा होगा कि एन इज ग्रेटर देन एम, तो ये वाला केस आ गया। अब हम एक्चुअली यहाँ पर एक्स एन की जगह एक्स डॉट साइज रखें तो एक्स डॉट साइज रखना पड़ेगा ये वाइल लूप में। मतलब अगर आप कोड लिखोगे तो ये सही नहीं है लिखना, इसकी जगह एक्स डॉट साइज और एस डॉट साइज। एस डॉट साइज की जगह फिर भी हम लिख सकते हो, बट एक्स डॉट यहाँ पर एक्स डॉट साइज ही लिखना पड़ेगा। ये मैंने गलती से एन लिख दिया, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, इफ एन इज ग्रेटर देन एम, तो हम सिंपली क्या करेंगे, फिर से यही चीज करेंगे। इफ ये इफ एक्स डॉट फाइंड वाला करेंगे, और एक बार फिर से ट्राई करेंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से एक्स प्लस एक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स करेंगे, और मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सीधा -1 प्रिंट कर देंगे। तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है ये। तो एक बार आपको कोड भी दिखा देता हूँ, कोड भी सिमिलर ही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है 1 > 0, मतलब हमेशा ट्रू ही है। तो ये वाइल लूप चलती रहेगी। मैं बस तब ब्रेक कर रहा हूँ जब ऐसा हो रहा है कि 2 × एक्स डॉट साइज इज लेस देन एक्स डॉट साइज। एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स इसके डबल साइज से ज्यादा है, और आंसर ग्रेटर देन 2, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आप इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हो, जो मैंने अभी समझाया है वैसे लिख सकते हो। ये मैंने थोड़ा शायद ना समझे, बट बाकी चीजें सेम ही है कि आंसर इक्वल टू -1 और हो जाएगा। और अगर तो अगर नहीं मिला है तो ब्रेक कर देंगे, और अगर मिल गया है तो सीधा मतलब ये कर, सॉरी अगर मिल गया, सॉरी ये मिल गया, अगर मिल गया तो ब्रेक कर देंगे सीधा। नहीं तो आंसर प्लस प्लस और एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। तो ब्रूट फोर्स लगेगा इस क्वेश्चन में। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। तो इसमें जैसे ए, ये तो सीधा दिख रहा है कि इसका आंसर होगा 3 होगा, लाइक हाँ 3 बार।
तो कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका आंसर -1 है, तो ये फोर्थ एग्जाम्पल है। तो 1 2 3 4, हाँ ए बी है, ए बी ए बी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है यहाँ पर ए बी है, ए बी ए बी है। हमारे एल्गोरिथम से क्या हो रहा है, पहली बार में तो ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं आ सकते क्योंकि ये तो वैसे ही छोटा है। तो ए बी ए बी ए, ठीक है। सॉरी, माय बैड। एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्या होगा, ए बी ए। तो ठीक है, इसके अंदर भी नहीं आ रहा है। तो हम एक और बार ऐड करेंगे क्योंकि अभी जस्ट एन इज ग्रेटर देन एम हुआ है, तो एक और बार ऐड करेंगे। तो ये बड़ी सी स्ट्रिंग बन जाएगी, विच इज यहाँ पे वैसे वो बनी हुई है ये स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी। तो इसमें भी ए बी ए नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि ये बेसिकली ये चीजें रिपीट होती रहेंगी क्योंकि सारी सब स्ट्रिंग इसमें कवर हो चुकी हैं जो हो सकती थी। तो आंसर इसका -1 हो जाएगा। अब हम किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। तो ये है सेकंड क्वेश्चन जिसमें हाँ, 3 थ्रेड दे रखी है। और ऐसे हम कोई भी एक थ्रेड पकड़ सकते हैं और उसको काट सकते हैं। और काटना इस तरह से है कि वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए और दोनों पार्ट का लाइक जो सम है वो तो ऑब्वियसली ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होगा, और दोनों पार्ट में से कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब ये है। और हम ये चीज 3 बार कर सकते हैं। हम एक बार तोड़ी हुई थ्रेड को दोबारा भी तोड़ सकते हैं, किसी और मतलब जो उसकी टूटा हुआ पार्ट है उसको एक और बार तोड़ सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हाँ, तो हमें ज्यादा से ज्यादा 3 ऑपरेशन लगाना है और हमें ये बताना है क्या ये पॉसिबल है कि ये ऑपरेशंस करने के बाद सबकी सब जो बनी बची एंड में थ्रेड्स वो इक्वल आ जाए। तो ये बताना है। तो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली। तो मान लो ऐसे 3 थ्रेड्स हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ लेंथ होगी तीनों की, अपनी अपनी लेंथ होगी, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे कट लगा सकते हैं, इस पे यहाँ पे कट लगा सकते हैं। मतलब ऐसे कोई भी मतलब 3 ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, 0 ऑपरेशन भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स 3 ऑपरेशन कर सकते हैं इस पर। हम काटी हुई को दोबारा भी काट सकते हैं, मतलब यहाँ एक और कट लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीजें हम कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि एंड में क्या सारे पार्ट इक्वल आ सकते हैं। तो जैसे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं थोड़ा हम, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है 1 3 और 2। तो 1 3 और 2 ये लेंथ है। अब हम इसको नंबर्स में खेलते हैं। तो नंबर्स बेसिकली नंबर्स को तोड़ना है। तो मान लो इसको हमने 2 1 में तोड़ दिया, तो क्या क्या रे बना, 1 2 1 2। अब इसको 1 1 में तोड़ दिया, 1 1 1 1 2, और एंड में 1 1 1 1 1। तो बेसिकली हम तोड़ सकते हैं किसी भी तरह सो दैट ये बन जाए। तो सारे इक्वल आ गए और 3 ऑपरेशन लिए मैक्स टू मैक्स। तो इसका मतलब किस तरह से कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। अब ब्रूट फोर्स सोचें अगर हम, तो क्या होगा ब्रूट फोर्स में? ये होगा कि हम सारी पॉसिबल कटिंग्स देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि हम कितने ऑपरेशन लगा रहे हैं। मतलब चार 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 तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं, या तो 0 ऑपरेशन लगाएं, या 1 लगाएं, या 2 लगाएं, या 3 लगाएं। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। मान लो हम 0 ऑपरेशन लगाते हैं, तो सिंपली वही देखना है जो ऑलरेडी है, तो उनको कंपेयर कर लेना है, तीनों इक्वल है कि नहीं। अब मान लो 1 ऑपरेशन लगाए, तो ये बेसिकली इन दी एंड 4 रोप्स बचेंगी, राइट। तो अगर आप देखो तो अगर आप देखो तो सबका सम इक्वल होना चाहिए। तो सबका सॉरी सबका लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है जो सम ऑफ लेंथ ऑफ रूप्स है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये आ जाएगी। और जब 4 से डिविजिबल है तो आपको पता है, जैसे मान लो एक केस ले लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि हम मान लो क्या 6 36 12 ले लेते हैं। ये ठीक एग्जांपल है, 6 36 12। तो इसमें हम देखो हमें करना है, टोटल 4 पार्ट्स में चाहिए। तो पॉसिबल लेंथ क्या होगी बेसिकली, सम क्या है टोटल, 42 + 12 विच इज 54। एक्चुअली 54 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, लेट्स से इट इज 8। 8 36 एंड 12, ठीक है। तो 44 56, 56/4 क्या होता है, 14। तो एंड में हर जो रो की लेंथ होगी 14 होनी चाहिए। तो बेसिकली हम इसे ग्रीडीली कर सकते हैं।
हमें मैक्सिमम वाले को तो जो हमारा मैक्सिमम वाला है हम उसको बेसिकली देखो, अगर मान लो रोप की लेंथ एक्स है, हम इसको मान लो ये कि इसको हम के मान लेते हैं जो हमें फाइनल लेंथ चाहिए। तो के हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें, के माइनस एक्स माइनस के और के। तो हम इस तरह से ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं, जो भी सबसे बड़ी लेंथ है उसको के और एक्स माइनस के में डिवाइड करते रहेंगे। और टोटल ये ऑपरेशन जितनी बार लगाना है उतनी बार ये चीज़ करेंगे, और एंड में अगर तो सारे इक्वल है तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ब्रूट फोर्स ही है इसमें भी। तो एक बार कोड देख लो। We can take k equal to the minimum value of the three. No, actually, no, you can't take it equal to the minimum value of C. You have to take it. Actually, it depends on how many like operations are you performing. So total sum by the number of operations. Basically, this is the formula for this. Uh, this P represents what should be the length of all the parts. So total I plus three parts would be there. So total sum is A0 plus A1 plus A2, and uh, yeah, length of each part at the end should be S by 1 plus 3. So this is the formula. You can like take a moment and look at the code. If you have any doubt, you can ask. So what I have do is like taken the minimum value of the three, and then like what I the number which are greater than the minimum value, I subtract that number from the minimum value and increase the counter by one. If the counter exceeds the three, then I print no, and otherwise if the all the values get equal to the that minimum value and counter is less than or equal to three, then I print the yes. But it is not necessary that like the minimum is your. Do you have a problem in this? Like, is it coming out to be wrong? No, sir, that's not the it is like correct, but that's why I asked like why you have taken the division by four. Okay, yeah. Actually, your logic also seems fine. Why I have taken division by 4? Because I'm considering that I'm performing one operation. If I was performing zero operations, then I would have divided it by 3. If I was performing two operations, I would have divided it by 5. So I'm checking out all the possibilities. There are only four possibilities. So that's how I'm doing. Did you get it? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Wait a minute. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? एक मैट्रिक्स दिया हुआ है n/n साइज का, और n इवन है, ठीक है। अब ऐसा है कि हमें इसको चेंज करना हमें इसके कुछ करेक्टर चेंज करने सो दैट द मैट्रिक्स बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। तो चेंज करने वाला पार्ट बाद में देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे हो सकता है मैट्रिक्स। तो इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि 90 डिग्री से रोटेट करेंगे और इक्वल आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है, राइट। अब हमें अब हमें बेसिकली इसके कुछ अल्फाबेट्स चेंज करने हैं सो दैट कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक मैट्रिक्स परफेक्ट स्क्वायर कब हो सकता है। ये चीज बाद में देखते हैं कि अल्फाबेट चेंज करने का बाद में देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। तो लेट्स से एक मैट्रिक्स दे रखा है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ये तो थोड़ा बड़ा ले लिया, मतलब 4x4 का ले लिया। तो ठीक है। तो मान लो हमें इस पे कुछ करेक्टर था, इस पॉइंट पे। मान लो किसी आई कॉमा जे पे कोई करेक्टर था, इसको आई कॉमा जे मान लेते हैं। अब अगली बार इस पे कौन सा करेक्टर आएगा? द थिंग इज, जो अगली बार इस पे करेक्टर आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए, राइट। तो अगली बार इस पे कौन सा करेक्टर आएगा? अगर आप देखोगे 90 डिग्री रोटेशन का क्या मतलब है। अ, अगर आप एक बार मैं अगर आप देखो, अगर आई कॉमा जे था यहाँ पर, तो अगला करेक्टर क्या होगा? थोड़ा फॉर्मूला वाइज तो मेरे को डायरेक्टली पता ही है क्या होगा कि ये n-j-1 कॉमा आई हो जाएगा अगला कैरेक्टर। बट ये आता कैसे है? तो अगर देखा जाए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये वाला है। बट हम इसे फॉर्मूला से कैसे निकालें कि ये इस पे कौन सा वाला कैरेक्टर आने वाला है? तो 90 डिग्री रोटेशन का क्या मतलब है?
ठीक है, ये आई कॉमा जे पे था, मान लेते हैं। अब अगली बार में क्या होने वाला है, अगली बार ऐसा होने वाला है कि इसको जब हम 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो द थिंग इज, जो हमारी रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो जैसे इसका जो कॉलम, अगर इस पे देखा जाए, तो रो नंबर अगर इसका आई था, तो अगली बार इसका कॉलम नंबर आया होने वाला है। इसका रो नंबर आया था, तो इसका कॉलम नंबर आया होने वाला है, राइट। देखोगे तो, क्योंकि कॉलम रो में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये हुआ, तो ऐसा हुआ कि ठीक है, अगर मान लो ये आई कॉमा जे था, ये आई कॉमा जे था, ये मान लेते हैं। तो अगली बार ये अगर इसका रो आया था, तो इस वाले का कॉलम आया होना चाहिए, राइट। ठीक है, इस वाले का कॉलम आया होना चाहिए। और इसका कॉलम, अगर इसका आप कॉलम देखोगे, तो सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। इसका देखो, रो था आई, तो यहाँ पर इसका कॉलम एक्चुअली n-i-1 होना चाहिए। द थिंग इज, जब हमने रोटेट किया, तो रो नंबर हम नीचे से देख रहे हैं। बेसिकली अगर नीचे से देखो, एक्चुअली रो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2। बट हमने जब इस तरफ को रोटेट किया, लाइक क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जो ये रो थी, ये स्टार्टिंग से अगर देखें, इसका स्टार्टिंग से क्या नंबर होगा, n-i-1 होगा। हाँ, n-1 - i होगा इसका नंबर। तो ये वाला नंबर यहाँ पर आ रहा है बेसिकली। तो जो कॉलम नंबर हो जाएगा वो n-i-1 होगा। इसका कॉलम नंबर ये है। और रो नंबर क्या होगा, रो नंबर एक्चुअली इसका जो रो नंबर है वो इसके कॉलम नंबर के इक्वल रहेगा। तो इसमें जैसे जीरो कॉलम था, यहाँ पे रो भी वही रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉलम नंबर जे था, तो अगला, अगर ये आई कॉमा जे था, तो ये j, n-i-1 होगा। अब ठीक है, अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब द थिंग इज, इसका भी कुछ कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर कुछ होगा, राइट। तो हम बेसिकली सेम ही फॉर्मूला लगाते रहेंगे सब में। तो जैसे आई कॉमा जे का n-i-जे कॉमा n-i-1 हो गया, लाइक आई कॉमा जे। उसके बाद कहाँ गए, जे कॉमा, इसको मैं आई डैश लिख देता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। आई डैश, आई डैश का मतलब है कि n-i-1, और जे डैश का मतलब है n-j-1। तो अब इसके बाद कहाँ जाएगा, तो ये जो कॉलम है ये यहाँ पे रो बन जाएगा, राइट। और जो ये जे है, ये जे डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज i-1 - j। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार ये जो कॉलम नंबर था ये रो नंबर बन जाएगा, और ये n-i-1 वापस ये नॉर्मल आई बन जाएगा। क्योंकि देखोगे, n-i-1 था, राइट। अब n-1 माइनस ये करें, तो वापस से आई आ जाता है। तो आई डैश का डैश करें तो आई ही आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, अगर आप इसका ध्यान से देखो, आई कॉमा जे आ जाएगा वापस। तो बेसिकली ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब ये चारों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। और ऐसा ये हमने जनरल केस लिया, तो ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू है कि ऐसे चार एलिमेंट्स होंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर हमें बस ये देखना है कि इन चारों में मैक्सिमम क्या है और उसके बराबर बनाना है। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे, तो हम हर एक कैरेक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो हर एक कैरेक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं, बट डिक्रीज नहीं कर सकते। तो हमें इंक्रीज ही करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम होगा उसके बराबर लाना पड़ेगा। तो हम बस चारों का मैक्सिमम निकाल लेंगे, हर एक एलिमेंट पर जाकर उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली चार नंबर्स देखेंगे, और चारों का मैक्सिमम निकाल के सबको सब ट्रैक कर लेंगे उस मैक्सिमम से। और एंड में डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए हम देख रहे हैं, और हर हर किसी में चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, और हम चार चार का समेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली वो 4 बार रिपीट हो जाएंगे चारों एलिमेंट। तो जो मैंने कोड लिखा है इसमें, मैंने सबसे करेक्टर ले लिया एन कॉमा एन का। अब मैंने हर एलिमेंट पे गया हूँ, बेसिकली आई कॉमा जे एलिमेंट डिनोट कर रहा है, एल कॉमा आर, विच इज एल कॉमा आर, ठीक है। तो मैंने अभी तक मैक्सिमम करेक्टर के फॉर्म में ले लिया। तो बेसिकली कैरेक्टर इंटीजर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली। तो मैंने जो मैक्स है मेरा मैक्सिमम बताएगा। अब मैंने ये 3 बार किया, 3 बार क्यों किया, क्योंकि ऐसे 3 और सेल्स हैं। तो मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ, बेसिकली स्वैपिंग कर रहा हूँ एक तरह से। तो स्वैपिंग के लिए मैं डब्ल्यू ले रहा हूँ हेल्प के लिए। तो मैं जो मेरी रो थी उसको कॉलम के इक्वल कर रहा हूँ, और जो कॉलम था n-1 - रो कर रहा हूँ। तो ये मैं 3 बार कर रहा हूँ, क्योंकि सेम ही ऑपरेशन हो रहा है। तो इससे मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, और फिर से यही सेम चीज़ें करके मैं आंसर में ऐड कर रहा हूँ मैक्सिमम माइनस जो उसका करेक्टर नंबर था।
तो एंड में आंसर बाय फोर सीधा प्रिंट कर दे रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इसमें। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करता हूँ मैं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, वो तो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, डिवाइड एंड इक्वलाइज। अच्छा, ये काफ़ी लाइक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लग रहा है, बट इट टर्न्स आउट टू बी अ सिंपल वन। देखो, एक अरे दे रखा है एन इंटीजर्स का। अब हमें इसके कोई भी दो एलिमेंट चूज करने हैं। और मान लो ए ऑफ आई और ए ऑफ जे, ठीक है। और वो इक्वल नहीं होने चाहिए ऑफ कोर्स। तो हम एक इंटीजर चूज करते हैं एक्स, सच दैट वो डिविजिबल है। बेसिकली एक ए ऑफ आई का फैक्टर चूज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस फैक्टर से ए ऑफ आई को डिवाइड करेंगे और ए ऑफ जे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है। तो कोई अरे दे रखा होगा ऐसे। जैसे पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। फिर 5 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, 1 दे रखा है, 10 दे रखा है, ऐसा कुछ। तो अगर मान लो कोई भी दो एलिमेंट चूज करते हैं, उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहने वाला है। लाइक 20 और 10 चूज किया मान लो, प्रोडक्ट सेम रहने वाला है, क्योंकि एक नंबर किसी चीज से डिवाइड होगा और दूसरा दूसरी चीज से मल्टीप्लाई होगा। और वो खेल हमेशा फैक्टर में ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो, ये 10 into 2 था, ये 10 था। तो बेसिकली इसका कोई फैक्टर है, मान लो टू टू, हम 2 ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो इसका फैक्टर 2 था, ये उसको दान में दे रहा है बेसिकली, खुद से निकाल के उसको दे रहा है। तो बेसिकली हम एक ऑपरेशन में क्या कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट, किसी का कोई भी फैक्टर उठा के किसी और में डाल रहे हैं, राइट। तो क्या हम हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं उसके। लाइक इसको मान लो 2 into 2 into 5 into 5 लिख दिया, राइट। इसको 5 लिख दिया, 5 ही है। इसको 2 into 2 into 5 लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, इसको 2 into 5 लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, एक को उठा के किसी में भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, एंड में सारे इक्वल चाहिए। एंड में सारे इक्वल कब होंगे, ऑफ कोर्स जब हर एक प्राइम फैक्टर का जो काउंट है वो एन से डिविजिबल होगा, तभी होगा ना। क्योंकि हम किसी को भी किसी भी नंबर में डाल सकते हैं। तो बस हमें ये देखना है कि जैसे 5 का काउंट है, इसमें क्या है, 5 का काउंट इज 5, CNT 5 इज 5। तो विच इज डिविजिबल बाय एन। तो 5 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सब में इक्वली डिवाइड हो सकता है। अब 2 को भी इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि दो ही फैक्टर है बेसिकली, 2 और 5। तो दो भी देखोगे 5 बार आ रहा है। काउंट ऑफ 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5, विच इज डिविजिबल बाय 5। तो हमें बेसिकली सारे प्राइम फैक्टर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बस ये देखना है कि हर एक प्राइम फैक्टर कितनी बार आ रहा है। अब इसका बहुत ही सिंपल सा अप्रोच होता है। लाइक अगर आपने नंबर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि जिन्होंने नंबर थ्योरी कर रखी है तो उनके लिए तो बहुत ही केक वॉक प्रॉब्लम है ये वाला। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, तो मैं आपको कोड के थ्रू एक बार समझा देता हूँ। तो मान लो एक नंबर के है, उसके तुम्हें सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, मैंने एक मैप ले रखा है, मैप में बेसिकली मैं प्राइम फैक्टर और उसका काउंट स्टोर करूंगा। तो देखो, हम एक तो जे इक्वल टू 2 से जे इंटू जे लेस देन इक्वल टू के तक जा रहे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जाने का पॉइंट ही नहीं है। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बचाएगा। अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रेंट क्या थे, एक बार देख लेते हैं कंस्ट्रेंट। तो टेस्ट केसेस थे 2000। टेस्ट केसेस चलो मैटर नहीं करते। एन था 10⁻⁴ एंड ए ऑफ आई था 10⁻⁶। तो इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10 n into रूट ऑफ ए ऑफ मैक्स ऑफ ए ऑफ आई ले सकते हैं बेसिकली। हम हर एक एलिमेंट के लिए 10⁻³ ऑपरेशन लगा सकते हैं। तभी मैंने रूट लिया। और मोस्टली अगर आप देखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो वो रूट ऑफ ए ऑफ आई में हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो हमने रूट तक लिया। और अगर वो जे से डिविजिबल है तो तो इसका मतलब ये है कि उसका फैक्टर है। अब हम जब तक वो उससे डिविजिबल है, मतलब उतनी बार वो मल्टीप्लाई, मतलब उस फैक्टर का लाइक उस उतनी पावर है बेसिकली। अगर मान लो टू से डिविजिबल है, अगर हम ले लें 16, 16 2 से डिविजिबल है, तो हम 16/2 करेंगे 8। अभी भी वो 2 से डिविजिबल, फिर से 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक नहीं होता है। तो वो 4 बार 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर पावर 4 आ रही है उसमें, दो 4 बार आ रहा है। तो वो हर बार डिवाइड होगा जब तक वो डिवाइड नहीं हो सकता है। और हम सीधा मैप में डालते रहेंगे, उसका काउंट भी ऐड करते रहेंगे। तो ये एल्गोरिदम है। और एंड में इफ के इज नॉट इक्वल टू 1, तो हम के भी ऐड करेंगे। ऐसा क्यों होता है,
मान लो ये बेसिकली नंबर थ्योरी में आ जाता है, बट मैं थोड़ा आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे मान लो 14 है नंबर, तो उसका देखोगे रूट क्या है, रूट 3 के राउंड लाई करता है। तो 3 तक आइटरेट करेगा तो 2 से डिवाइड होगा तो 7 बचेगा एंड में। और 3 के बियॉन्ड जा नहीं रहा है, बट 7 भी तो उसका प्राइम फैक्टर है ना। तो एक्चुअली द थिंग इज रूट, जो उसका रूट है उससे ऊपर एक ही प्राइम फैक्टर हो सकता है। जैसे कोई नंबर है ए, तो रूट ए से बड़ा एक ही प्राइम फैक्टर हो सकता है, क्योंकि रूट ए से बड़े दो प्राइम फैक्टर हो गए तो रूट ए इंटू रूट ए, तो रूट ए इंटू रूट ए इक्वल टू ए होता है। और अगर रूट ए से बड़ा होगा तो वो ए से बड़ा हो जाएगा, तो मैक्स मैक्स एक ही प्राइम फैक्टर होता है जो रूट ए से बड़ा होता है। दैट्स हम रूट रूट तक ही लेते हैं, जिससे बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है। ये नंबर थ्योरी का पार्ट है, एक बार पढ़ लेना। बाकी जिसको कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकता है। नहीं तो मैं नेक्स्ट पर मूव ऑन करता हूँ। तो इसमें क्या दे रखा है, एक अरे दे रखा है एन लेंथ का। A sequence is called beautiful if it has a form of a series of blocks, each starting with its length. That is, first comes the length of the block and then its element. तो जैसे इसमें दे रखा है, तो इसमें जैसे अगर कोई सीक्वेंस है, तो अगर मान लो यहाँ पर 3 लिखा है तो अगले 3 एलिमेंट इसके होंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगले 3 एलिमेंट हमें इग्नोर मारने हैं, उसके बाद अब 2 पे आना है। और अगले 2 एलिमेंट्स भी हमें इग्नोर मारना है। बेसिकली ऐसा होना चाहिए कि सारा पूरा पूरा अरे जो कवर हो जाए इस फॉर्म में, तो उसे ब्यूटीफुल कहेंगे। तो ये वाला ब्यूटीफुल है। अगर आप देखो ये 1 4 3, इसमें पहले 1 पे है, तो अगला वाला इग्नोर मारेंगे, अब 3 पे है। द थिंग इज उसके आगे 3 एलिमेंट है ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो हमें एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हम अरे से कुछ एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स रिमूव करेंगे, करने पड़ेंगे उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो देखते हैं क्या करना करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन में। तो मान लो एक अरे दिया हुआ है, तो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ फिफ्थ एग्जांपल, 1 2 3 4 5, 1 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 वाला। तो ये फिफ्थ एग्जांपल है। अब देखो, अगर आप देखोगे तो इसकी एक तो ब्यूटी किस पे डिपेंड करती है। ब्यूटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि ये यहाँ पर खत्म हो रहा है कि नहीं। मतलब इसके बाद खत्म नहीं होना चाहिए और इससे पहले खत्म नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ही खत्म होना चाहिए। तो क्या अगर हम इसके लिए चेक कर लें कि अगर हम ये चेक करें कि किसी लाइक, अगर हमें इतने पार्ट के लिए चेक करना है कि लाइक कितने मिनिमम एलिमेंट रिमूव करने पड़ेंगे, मान लो अगर हमें इसके लिए चेक करना है, तो द थिंग इज अगर अकेला 5 लेते हैं तो ये ब्यूटीफुल है ही नहीं है। तो बेसिकली मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में सोच रहा हूँ कि थोड़ा सब प्रॉब्लम में डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ इतना लास्ट वाला पार्ट लिया। तो dp(5) = 1, क्योंकि हमें एक एलिमेंट रिमूव करना पड़ेगा। अ, हम dp(6) ले लेते हैं जो कि बाहर वाला एलिमेंट है, dp(6) = 0 कर देते हैं, क्योंकि द थिंग इज मान लो ये होता हाँ, ये एलिमेंट होता यहाँ पर मान लो 2 होता, इधर सॉरी 1 होता, तो हम अगला वाला इग्नोर मारते हैं और उसके अगले पे जंप करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इंडेक्स आई पर है, तो आई प्लस a(i+1) अगर इक्वल टू n है, तो हमारा काम बन गया। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, अगर हम फोर्थ इंडेक्स पे होते हैं, 4+1+1 विच इज 6, तो हम dp(6) पर करते हैं मूव। तो इसका मतलब जो लास्ट, बेसिकली अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है ना, अरे अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है तो हम इसको 0 ले रहे हैं, dp(0) मतलब एक भी एलिमेंट रिमूव नहीं करना पड़ेगा। अब हम 5 पे हैं, फिफ्थ इंडेक्स पर है, तो हमें एक रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्यूटीफुल नहीं है। अब हम फोर्थ एलिमेंट पर आ जाते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको रखें या नहीं नहीं रखें। अगर हम इसको रखते हैं, अगर तो हम इसको रखते हैं तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा, हम इसको रखते हैं तो ये यहाँ पर खत्म हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम इसको नहीं रख सकते हैं। अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो क्या क्या होगा, एक तो रिमूव करा तो उसका एक एलिमेंट रिमूव करा, प्लस अगर ये रिमूव कर दिया तो हम सिर्फ आगे वाला चेक करेंगे ना, तो आगे वाला सब प्रॉब्लम चेक करेंगे। तो 1+dp(5) आ गया, एक तो ये चीज होगी। और जो दूसरा ऑप्शन क्या था, इसको रखते हैं अगर, तो इसको एक ही केस में रखेंगे, इफ i+a(i+1) इज इज लेस देन इक्वल टू n +1। तो हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो लेस देन इक्वल टू n+1 आ जाएगा।
अगर तो ऐसा है तो क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ, एक मिनट, थोड़ा नीटली लिख देते हैं यहाँ पर। तो उस केस में क्या होगा, डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन, ठीक है, कॉमा डीपी ऑफ आई, इन दोनों का मिनिमम। डीपी ऑफ आई का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने डीपी ऑफ आई ऊपर इनिशियली एक एक केस के लिए डिफाइन कर दिया, तो हम इसका मिनिमम बेसिकली इन दो पार्ट्स का मिनिमम ले रहे हैं कि हम उसको लें या ना लें। तो ये बेसिकली सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ है कि अ, अगर आई इंडेक्स आई के लिए अगर हमें डीपी निकालनी है तो आई से लेकर एन लेंथ लास्ट तक कितने एलिमेंट्स रिमूव करने पड़ेंगे इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो ये हमेशा सफिक्स पर ही डिपेंड करता है, तो सफिक्स का ही हम डीपी निकालेंगे हर बार। तो बस इन जनरल फॉर्मूला यही हो गया, इन जनरल यही तो है डीपी ऑफ आई। अगर हम डीपी ऑफ आई को नहीं रखते हैं तो डीपी ऑफ आई प्लस वन इस पे मूव कर जाएगा। तो इस केस के लिए अगर आप देखोगे, इस केस के लिए अगर हम एलिमेंट थ्री पे 5 पे जाते हैं तो वन होगा एलिमेंट, डीपी ऑफ फोर एक्चुअली देखोगे तो टू आ रहा है। अब डीपी ऑफ थ्री देखते हैं क्या आ रहा है। डीपी ऑफ थ्री अगर देखोगे वो थ्री आ रहा है, क्योंकि ये भी रिमूव करना ही पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ तक देखोगे, अगर ये वाला सबरे देखो तो आपको तीनों एलिमेंट रिमूव करने पड़ेंगे। अब आप डीपी ऑफ टू देखो, डीपी ऑफ टू डीपी ऑफ टू इज इक्वल टू, या तो हम रिमूव कर देंगे, रिमूव करेंगे तो फिर फोर आ जाएगा, अभी इनिशियली फोर है। और अगर हम अगले दो एलिमेंट्स देखते हैं इसमें, तो क्या होगा, डीपी ऑफ टू इक्वल्स टू डीपी ऑफ टू इक्वल्स टू डीपी ऑफ फाइव विच इज इक्वल टू वन। तो डीपी ऑफ टू वन आ गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट रिमूव करने वाला पड़ेगा फाइव। और अब डीपी ऑफ वन पे आ जाएंगे तो दो ऑप्शन है, डीपी ऑफ थ्री विच इज इक्वल टू थ्री, और या फिर वन प्लस डीपी ऑफ टू, वन प्लस डीपी ऑफ टू इज इक्वल टू टू। तो इसका आंसर सिंपली टू आ जाता है। तो विच इज द आंसर, हाँ यही आंसर है। एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो कोड बहुत ही सिंपल है, डीपी ऑफ एन प्लस वन, तो बेसिकली एन प्लस वन साइज का रखा है, डीपी ऑफ एन इक्वल्स टू जीरो, और मैंने जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग लिया है इसमें। तो डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई प्लस वन, और इफ ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन, तो डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस वन। डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो एफ पर मूव ऑन करता हूँ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक ट्री दे रखा है। तो ट्री के एन वर्टिसेस दे रखे हैं। तो उसमें कुछ वर्टिसेस मार्क्ड है। अब ट्री एफ ऑफ आई डिनोट्स द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स आई टू एनी ऑफ द मार्क्ड वर्टिसेस। तो एफ ऑफ आई का क्या डिनोट करता है, वो सारे जो भी मार्क्ड वर्टिसेस हैं उनमें से जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस है ना वर्टेक्स आई से, वो एफ ऑफ आई के इक्वल है। हमारा टास्क है फाइंड करना मिनिमम ऑफ एफ ऑफ आई, मतलब सारे वर्टिसेस से मिनिमम एफ ऑफ आई है जो है वो फाइंड करना है, हमारा टास्क है। तो ये है हमारा मेन क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कैसे करना है इसे। तो मान लो कोई ट्री दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ट्री का कोई हम रूट मान लेंगे, वहां से शुरू करेंगे, ठीक है। अब मान लो कुछ कुछ मार्क्ड है, ये वाला मार्क्ड है एक, ठीक है, ये वाला मार्क्ड है, ये वाला मार्क्ड है, ये तीन वर्टेक्स हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब हमें बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि हर वर्टेक्स के लिए हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस मार्क्ड वर्टेक्स से आ जाए, तो वो कैसे हो सकता है। देखो अब ऐसे अगर हमें किसी वर्टेक्स के लिए निकालना है,
तो हम उसके सब ट्री में तो निकाल सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। डीएफएस से हम उसके सब ट्री में उस मतलब बेसिकली उसके नीचे जो जो है उनमें से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, वो तो हम बहुत इजीली डीएफएस से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। मतलब सिंपल डीएफएस से वो निकाल सकते हैं उसके नीचे क्या क्या है, राइट। तो जैसे इसके लिए एक तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर डिफाइन कर देंगे डी जिसका इनिशियल वैल्यू सबके लिए -1 होगा। मतलब कि अगर उसके नीचे एक भी वर्टेक्स मार्क्ड वर्टेक्स नहीं है तो -1, नहीं तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मार्क्ड वर्टेक्स। तो इनिशियली -1 से इनिशियलाइज होगा हर एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए -1 आ जाएगा, इसके लिए 0 आ जाएगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस 0 है। इसके बेसिकली हम सिर्फ सब ट्री के अंदर देख रहे हैं, इसके नीचे नीचे। इसके लिए क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस 1, इसके लिए 2, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए 3 है, माय बैड 3 है। हम ये वाला नहीं देखेंगे, इसके लिए 0 है, इसके लिए -1, इसके लिए -1। ठीक है, अब हमने सब ट्री के अंदर निकाल लिया, बट हमने एक पार्ट किया, बस ऐसा है ना कि हमें पूरे ट्री में निकालना है। तो द थिंग इज, अगर हमने इस वर्टेक्स के लिए नीचे निकाला तो हमें ऊपर भी निकालना है। तो हम ऊपर कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर निकालने का क्या तरीका होगा। तो जो ऊपर निकालने का तरीका होगा वो पूरा इस पे डिपेंडेंट होगा, इसके पेरेंट नोड पर। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो पेरेंट नोड पर भी कैसे डिपेंडेंट है। हाँ, रीरूटिंग कह सकते हो थोड़ा। तो देखो, पेरेंट नोड पर कैसे डिपेंडेंट है, अगर मान लो हमें इसके लिए निकालना है तो क्या लेंगे हम। एक तो हमें ये देखना है कि उस पे है कि नहीं वर्टेक्स, अगर खुद पे है तो अभी तो वैल्यूज मान लो इसको हम ई ले लेते हैं, तो ई ऑफ एक्स अभी तो 0 है। अगर खुद खुद मार्क्ड है वो, अभी वैसे ये मार्क नहीं है तो -1 ही है। अब ऊपर वाले का, मान लो ऊपर वाले का जो भी थे क्या कहते हैं, हाँ, ऊपर वाले के हम ये देखेंगे कि ऊपर वाले का ऊपर वाला मार्क्ड है कि नहीं। एक तो ये, अगर ऊपर वाला मार्क्ड है, हम एक बेसिकली मल्टी सेट बना लेंगे। मल्टी सेट में हम ये स्टोर करेंगे जो ऊपर वाले के सारे जो चिल्ड्रन है उस पे क्या क्या है बेसिकली। द थिंग इज, अगर हम ये वाला लेते हैं तो हमें ये पूरा पार्ट हमारे पास गायब है, ये पूरा पार्ट जो ऊपर का है। तो हम अगर उसके पेरेंट के सारे सब ट्रीज देख लें और पेरेंट का खुद देख लें, बेसिकली पेरेंट के ऊपर जो आ रखा है वो देख लें और पेरेंट के जो बाकी सब ट्रीज है, ये वाला सब ट्री छोड़ के बाकी सारे देख लें। तो बेसिकली हम सारी पॉसिबिलिटीज एक्सेप्ट दिस वन देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो जो इस पेरेंट के जो भी रूट्स है उसका डी डी निकाल रहे हैं। तो रूट से जो मैक्सिमम था तो उसके एक मल्टी सेट में स्टोर कर रहे हैं। तो एस डॉट इंसर्ट D+1, इसके हर चिल्ड्रन का D+1 इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये भी, इसका भी जो D+1 क्या है, इसका D+1 1 होगा। बेसिकली इसका पेरेंट ये है तो इसके जो भी चिल्ड्रन है तो इसका 0+1, इसका D+1 3। तो ये दोनों इंसर्ट हो गए और इसको खुद का भी इंसर्ट करना है। तो खुद का क्या है, खुद का उसको यू इंसर्ट करना है, खुद का यू। तो बेसिकली द थिंग इज, यू पहले से कैलकुलेटेड होंगे वर्टेक्स के, ठीक है। लाइक डीएफएस यू के लिए, सॉरी यू नहीं मतलब ई ई ई मतलब है कि ऊपर वाले पार्ट में क्या मैक्सिमम है, बेसिकली एक्सेप्ट द सब ट्री क्या मैक्सिमम है। तो द थिंग इज, डीएफएस में ऐसा होगा कि पहले पेरेंट से ही हम चाइल्ड कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली हम नोड में एंटर करने से पहले उसका जो ऊपर वाला है वो कैलकुलेट हो चुका होगा। तो द थिंग इज, जो यू ऑफ 0 है, यू ऑफ 1 बेसिकली ये वाली नोड है, यू ऑफ 1 0 है। सॉरी 0 नहीं, -1 है, क्योंकि इसमें कोई भी अभी तक इसके ऊपर वाले पार्ट में कोई है ही नहीं है। तो यू ऑफ 1 इज इक्वल टू -1, राइट। अब हम जो हमारा जो सेट है उस सेट में क्या क्या ऐड करेंगे, -1, 1 और 3, ठीक है। ये सब हमने ऐड कर लिया सेट में। अब हम अगर हम मान लो इस नोड पर थे तो हम इसके सारे चिल्ड्रन, बेसिकली हमें इसके सारे चिल्ड्रन के लिए देखना है क्या मैक्सिमम होगा। तो अगर हम इस वाले चाइल्ड के लिए देख रहे हैं तो जो सेट है उसमें से एक तो इसका जो खुद का डाउन था वो रिमूव करना है। तो एस डॉट इरेज 2+1 हमें निकालना है, क्योंकि ये खुद का सब ट्री हमें इंक्लूड नहीं करना है। बाकियों का करना है पर खुद का नहीं करना है। खुद का क्यों नहीं करना है, क्योंकि द थिंग इज जो बाकियों का करना है, क्योंकि पेरेंट तक जो भी उसका डिस्टेंस होगा वो +1 हो जाएगा इसमें।
बट अगर वो खुद का सब ट्री लेगा तो वो प्लस प्लस वन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास है ना, तो वो प्लस वन करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो हमने मल्टी सेट से इरेज किया और अब सेट का मैक्सिमम ले लिया। तो मैक्स ऑफ सेट क्या है, जो कि है वन, और वन प्लस वन ले लिया क्योंकि यहाँ से भी एक डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो भी टू है। लाइक जो बेसिकली ऊपर वाले सब ट्री में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब सब ट्री के अलावा जो ऊपर वाला जो भी है उसका, उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस इसका टू है। ठीक है, तो इसका डाउन से भी टू है, ऊपर भी टू है, डाउन भी टू है, ऊपर भी टू है इसके लिए। और जब ये हो जाए तो हम वापस इंसर्ट कर देंगे वो, क्योंकि हमें हर एक चाइल्ड के लिए ये करना है। तो हम बस उसका खुद का सब ट्री वाला पार्ट रिमूव कर देंगे और बाकी सारी पॉसिबिलिटी लेके उसका उन सबका मैक्सिमम ले लेंगे। एंड में क्या करेंगे, जो डी और ई जो अरे है, डी एंड ई, हर वर्टेक्स के लिए उनका मैक्सिमम लेके हर वर्टेक्स के लिए ओवरऑल मिनिमम ले लेंगे। मैक्सिमम ऑफ डी, मिनिमम ऑफ मैक्स ऑफ डी कॉमा ई ओवर ऑल द वर्टिसेस। तो एक बार कोड दिखाऊंगा तो थोड़ा बेटर समझ आ जाए शायद। तो मैंने डी और ई दोनों माइनस वन से इनिशियलाइज किए। अब पहला जो मेरा डीएफएस है वो बहुत ही सिंपल है डी के लिए। तो अगर तो डी इज ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब कि अगर उसमें कोई भी वर्टेक्स है ऑलरेडी, तो ही मैं क्या करूंगा, डी ऑफ आई इक्वल्स टू मैक्सिमम टी ऑफ आई कॉमा डी ऑफ यू प्लस आई प्लस वन। अगर डी ऑफ यू में कोई वर्टेक्स है, अगर नहीं है तो मैं प्लस वन करके मैक्सिमम नहीं लूंगा। ठीक है, तो डी के डी ऑफ आई के लिए सिंपल है, और ये भी देखना है कि अभी करंट वाला मार्क्ड है कि नहीं, सी ऑफ आई डिनोट करता है मार्क्ड है कि नहीं, तो वो भी ले लेंगे। और जो ई है उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मल्टी सेट क्रिएट कर रहा हूँ। एक तो करंट मार्क्ड है तो ये वाला पार्ट तो करना ही है, और इसमें इंसर्ट करना है ई ऑफ आई। और जो उसके एक बार मैंने हाँ सेट सब जो मल्टी सेट है उसमें डी ऑफ यू प्लस आई वन की भी ऐड कर ली है हर एक चाइल्ड के लिए। और एक जब भी हर चाइल्ड में ऐड करता हूँ, तो अगर डी ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू, बेसिकली डी ऑफ यू इज नॉट इक्वल टू माइनस वन है वो भी देखना है, तभी ऐड करूंगा ना सेट में। तो सेट में अगर वो प्रेजेंट है उसमें वर्टेक्स तभी मैं ऐड कर रहा हूँ, और इरेज भी तभी कर रहा हूँ। करंट वाला मैं इरेज कर रहा हूँ डी ऑफ यू। और मैं लास्ट वाला एलिमेंट देख रहा हूँ सेट का, अगर तो माइनस वन है तो वो नहीं करूंगा, अगर नहीं है तो मैं मैक्सिमम ले लूंगा और वापस इंसर्ट कर दूंगा सेट में और डीएफएस कर दूंगा। तो ये है मेरा कोड। ठीक है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ, जो कि है जी। ठीक है, जी में क्या है, जी में है कि किसी भी स्ट्रिंग को ब्यूटीफुल तब कहा जाता है जब उसके सबस्ट्रिंग में कोई भी पैलिंड्रोम नहीं है, मतलब टू या टू से ज्यादा लेंथ वाला। ठीक है, तो अब हमें बहुत सारी क्वेरीज दी हुई है, कि हमें यह बताना है कि ये सबस्ट्रिंग एक तो इसमें ब्यूटीफुल पैलेंट, ये ब्यूटीफुल है कि नहीं, एक चीज ये। और अपडेट भी करनी है क्वेरीज, क्वेरीज अपडेट करने वाली भी कि हाँ, कि ये सबस्ट्रिंग में सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इतने से ऐड हो गए। ऐड होने का मतलब है कि नेक्स्ट पर शिफ्ट हो गए, तो मतलब साइक्लिक शिफ्ट ही है। तो अगर एक्स मतलब बहुत बड़ा भी है तो हम 26 से मॉड्यूलस लेके उतना ही ऐड करना है बेसिकली। तो देखते हैं इसको, एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, देखो पैलिंड्रोम दो टाइप के होते हैं, इवन लेंथ और ऑड लेंथ। इवन लेंथ में क्या होता है, जैसे ए ए, बी बी, ऐसे करते करते जो बीच के दो कैरेक्टर होंगे वो हमेशा सेम होंगे, राइट, इवन में। ऑड में क्या होगा, बीच वाला कुछ भी हो सकता है पर उसके साथ वाले दोनों सेम होंगे। तो द थिंग इज, जो अगर इवन लेंथ पैलिंड्रोम है तो उसमें टू लेंथ का पैलिंड्रोम हमेशा आता ही है, और ऑड लेंथ का पैलिंड्रोम है उसमें थ्री लेंथ का पैलिंड्रोम हमेशा आता ही है। तो हमें सिर्फ टू और थ्री लेंथ वाले पैलिंड्रोम अगर फाइंड कर ले तुम्हारा काम बन गया, राइट। बड़े पैलिंड्रोम से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर तुम एक भी टू लेंथ या थ्री लेंथ पैलिंड्रोम आ जाता है किसी सबस्ट्रिंग में, तो ब्यूटीफुल नहीं है, नहीं तो है। और वो फाइंड करना बहुत ईजी है, हम सेट में डाल लेंगे कि कौन कौन सा इंडेक्स पे ब्यूटीफुल पैलिंड्रोम है। तो हम दो सेट बना लेंगे कि एक तो थ्री लेंथ वाली सबस्ट्रिंग के लिए और एक टू लेंथ वाली सबस्ट्रिंग के लिए। इन दोनों के लिए अलग अलग से हम दो सेट बना लेंगे और इनका इंडेक्स लिख देंगे। और अगर जब भी हमसे एल टू आर में पूछे तो हम क्या कर देंगे, एल का अपर बाउंड लेके हम देख लेंगे कि जो आई है वो आर माइनस वन के अंदर है, आर माइनस टू के अंदर है, अकॉर्डिंगली।
ठीक है, ये तो हो गया कि हमें डायरेक्टली अगर हमें ये बताना है कि ब्यूटीफुल है कि नहीं, वो पार्ट। पर अपडेशन कैसे करना है? एक्चुअली अपडेशन भी बहुत सिंपल है। अपडेशन में सेगमेंट, एक तो सेगमेंट ट्री का यूज कर लेंगे। और देखो अपडेशन में क्या हो रहा है, मान लो यहाँ से L to R तक अपडेट हो रहा है, तो सिर्फ 2 और 3 लेंथ वाले हैं, तो जो जो 2 लेंथ और 3 लेंथ वाले इसके अंदर के अंदर है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। जो अक्रॉस द बॉर्डर है, तो मान लो ये इसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट 2 लेंथ वाले में, तो इस पे फर्क पड़ेगा। इसका एक एलिमेंट और इसके 2 एलिमेंट, और एक इसके एक एलिमेंट और इसके, मतलब बेसिकली L-1 to L, ये वाला पैलिंड्रोम देखना है, L-2 to L, और L-1 to L+1, ये 3, और R पे भी यही करना है, R+1, R+2, R-1 to R+1। तो बेसिकली ये 6 पैलिंड्रोम ही है जो, जिसमें फर्क पड़, मतलब ये 6 ही सबस्ट्रिंग है जिसमें कुछ चेंज हो सकता है। तो हमें बस हर बार ये 6 केसेस पर चेक करना है कि पहले पैलेंड, एक तो ये देखना है कि पहले पैलिंड्रोम था या नहीं, वो तो हम सेट से इजीली देख सकते हैं कि सेट में प्रेजेंट था कि नहीं। अगर था तो हम वो रिमूव कर देंगे सेट से। और अभी करंट सिचुएशन में हम सेगमेंट ट्री से चेक करेंगे। सेगमेंट ट्री में हर एक इंडेक्स के लिए हमें पता है कि कितना ऐड हुआ है। तो हम बेसिकली अगर हमें मान लो R-1 और R+1 वाला चेक करना है, तो हम सिंपली S(R-1) प्लस सेगमेंट ट्री से जो भी क्वेरी आई, अगर ये इक्वल्स टू S(R+1) प्लस सेगमेंट ट्री से जो भी क्वेरी आई, इन दोनों का को प्लस करके मॉड्यूलो 26 दोनों में ले लेंगे। अगर तो ये दोनों इक्वल है तो हम ये S.insert R-1 कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसे बस छः ही तो केस है। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, एक बार कोड दिखा दूंगा तो शायद और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो ये सेगमेंट ट्री का कोड है, वो तो सबका अपना होता है, तो वो देख लेना। तो ये तो सेकंड वाली क्वेरी है, जब हमें सिर्फ बताना है ब्यूटीफुल है या नहीं। तो ये तो बहुत सिंपल कोड है कि S1 डॉट लोअर बाउंड L, ये S1 डिनोट कर रहा है 2 साइज के पैलिंड्रोम, और S2 डिनोट कर रहा है 3 साइज के पैलिंड्रोम। तो देखना है S डॉट लोअर बाउंड ऑफ L इज ग्रेटर देन इक्वल टू R-1, और इसमें सॉरी लेस देन इक्वल टू R-1, और इसमें लेस देन इक्वल टू R-2। तो Z=1, Z डिनोट करता है कि Z=1 है तो मतलब ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल नहीं है मतलब एक भी पैलिंड्रोम आ गया तो ब्यूटीफुल नहीं है। और जो सेगमेंट्री वाली क्वेरी है वो सेगमेंट्री में अपडेट कर देंगे। और ये 6 केसेस जो मैंने बताया था वो एग्जैक्टली यही है। तो बहुत सिंपल है, तो ये कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो आई गेस हमने डिस्कस कर लिए साथ के साथ प्रॉब्लम्स। तो थैंक यू, आई गेस हो गया, तो लेट्स एंड दिस सेशन।